नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. अब आ जाइए नेक्स्ट केस की बात करते हैं हम लोग। हैरिस वर्सेस निकरसन। नेक्स्ट केस इज व्हाट? हैरिस वर्सेस निकरसन। हैरिस वर्सेस निकरसन क्या कहता है ये? देखो, टेबलर फॉर्म में नोट्स हैं। लास्ट का जो पेज है ये पेज नंबर थर्ड पे एग्जांपल्स ऑफ इनविटेशन टू ऑफर 6 एग्जांपल्स एंड इंपॉर्टेंट केसेस। ये वो नोट्स हैं जो मैं रटने के लिए यूज करता था हमेशा, कि मुझे ये रटे होने चाहिए बस, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय द इनविटेशन टू ऑफर। एग्जाम में हम क्या भूलते हैं? वो यार कौन सा केस लॉ था वो, ओफो दिस क्या याद क्यों नहीं आ रहा, ऐसे करते हैं हम लोग वहां पर। उससे बचने का एक तरीका है, ये नोट्स मैंने बनाए और इन केसेस को रटना शुरू कर दिया बस। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब है दीज 5 केसेस, बस मैं एक पर्सन अपन वोट कैश करना चाहिए करके इन्हीं को घोटना है, क्योंकि मुझे पता है कि बाकी तो मैं लिख दूंगा, भूलूंगा तो भूलूंगा, इन केस लॉस के नेम को ही भूलूंगा बस मैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं चेता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे। आपको नोट्स नहीं बनाने, अब तो वो काम भी मैंने कर दिया आपके लिए, बस आपने याद करना है इसको अच्छे तरीके से। हैरिस वर्सेस निकरसन को पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, हैरिस वर्सेस निकरसन की बात करते हैं हम लोग। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड, और ये किस पॉइंट पर है? ये है आपके लिए ऑक्शन पर। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि देवू की कहानी सुनाता हूं आपको। देवू और पारो की कहानी चल रही है। ठीक है, देवू हमारा किरदार है जो हमें लॉ समझने में हेल्प करता है, और पारो उसकी कभी कभी प्रेमिका बन जाती है और कभी कभी उसकी पत्नी, यही है। तो अब पारो ने एक जिद रखी है अपने लिए। पारो ने कहा है कि देखो देवू, मैं तुमसे विवाह तभी करूंगी जब तुम मुझे एक डायमंड रिंग ला के दोगे, और वो डायमंड रिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो किसी और व्यक्ति के पास में है, उसका नाम है निकरसन। ठीक, उसके पास आपको जाना है और वो बेचेगा, खरीदो, कुछ भी करो, भीख मांगो, कुछ भी करो, आई वॉन्ट दैट रिंग। अब देवू को मिल गया एक टारगेट, और देवू ने देखा फिर एक एडवर्टाइजमेंट। ठीक, एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑक्शन, कि अब वो एक व्यक्ति जिसके पास ये रिंग है वो उसको ऑक्शन कर रहा है। हजारों किलोमीटर दूर एक इंसान कलकत्ता में है और उसको भेज दिया जाए कन्याकुमारी, समझे? दुनिया भर के व्हीकल्स को बदलता हुआ, गिरता पड़ता, उस रिंग की चाहत में वो वहां पहुंचा, और वहां पर शुरू हुआ ऑक्शन। 1 लाख, 2 लाख। देवू ने कहा कि जो चाहे हो जाए, कि मुझे ये रिंग लेके ही जानी है, और अल्टीमेटली 10 लाख रुपीस पर देवू की जो बिड थी वो सबसे हाईएस्ट थी। ठीक है, तो 10 लाख 1, 10 लाख 2 और 10 लाख 3 करने से फाइनल वे बाद में ऑक्शन ने कहा नहीं मुझे नहीं बेच रही, ऑक्शन इज कैंसल्ड। अब सोचो देवू का क्या होगा। इतनी दूर वहां से वहां गया, जाने के एक्सपेंसेस, ट्रबल, और सबसे बड़ी बात पारो हाथ से गई, तो देवू क्या करेगा नेचुरली? he will react. You will have to sell it to me on the basis of auction. highest bid है मेरी। अब आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो ये जो केस है, इसी केस में कहा गया कि देखो देवू, तुम जाके पढ़ो हैरिस वर्सेस निकरसन एंड यू विल कम टू नो। उस केस में यही बात कही गई थी कि केवल हाईएस्ट बिड होना इस बात की गारंटी नहीं है। दैट विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। आप जो बिड लगा रहे हो, आप जो बिड कर रहे हो, एक्चुअली वही ऑफर है जो आपको एडवर्टाइजमेंट किया गया था। जो एडवर्टाइजमेंट था दैट वाज एन इनविटेशन टू ऑफर। तो देवू को समझने में टाइम लगा, शायद आपको नहीं लगा होगा। तो देवू ने जो बिड्स लगाई वो थी ऑफर। अब जो ऑक्शनर है, जो ऑक्शन कर रहा है, ही वॉज एट लिबर्टी टू एक्सेप्ट द बिड और नॉट। तो अगर वो कैंसिल करता है ऑक्शन को, तो ही डजंट इंक्योर एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी। ये था आपका हैरिस वर्सेस निकरसन। अब बताइए, हाँ है ना? बताइए, समझ में आया आपको?
दिस वाज द केस ऑफ हैरिस वर्सेस निकरसन। एन एडवर्टाइजमेंट वॉज गिवन इन दिस केस, एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया था किसके लिए? फॉर ऑक्शन, ऑक्शन ऑफ ओल्ड गुड्स इन द न्यूज़पेपर ऑन द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम। B's bids comes out at the highest। बी की जो बिड थी हाईएस्ट थी, लेकिन ऑक्शनर रिफ्यूजेस टू ब्रिंग डाउन द फॉल ऑफ हैमर एंड कैंसल्स द ऑक्शन। ऑक्शनर ने अपनी जो ऑक्शन है उसको कैंसिल कर दिया, कैंसल्स द ऑक्शन। तो इस केस में ये कहा गया कि भाई क्वेश्चन ये था कि ये जो ऑक्शनर है क्या उसको राइट है या नहीं कैंसिल करने का। तो यही डिसाइड हुआ इसमें कि देखो इसमें 3 स्टेप्स हैं, इसको ऐसे समझिए आप। ये ऑक्शन के केस में पहला था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर कस्टमर विजिटेड एंड ही मेड बिड्स, दोज बिड्स अमाउंटेड टू offer and fall of hammer amounts to acceptance. These are the 3 stages. First advertisement, second is making of bids, and third is fall of hammer that would have amounted to acceptance. अब इसमें ये कहा गया, समझ रहे आप ये? तो पहले जब एडवर्टाइजमेंट किया गया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर दिया गया कि ऑन दैट स्पेसिफाइड डेट एट दैट स्पेसिफाइड प्लेस देयर विल बी ऑक्शन, ऑक्शन होगा, नीलामी होगी। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको पढ़ा आकांक्षा ने, फिर आकांक्षा पहुंची उस जगह पर जहां पर नीलामी होनी थी और वहां पर उसने नीलामी में पार्टिसिपेट किया, यानी कि बोली लगाई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बिड्स। तो जब नीलामी लगती चली गई, आकांक्षा की बिड बढ़ती चली गई, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, और जब फाइनल होने का नंबर आया तो आकांक्षा को लगा कि अब ये प्रोडक्ट्स मुझे मिल जाएंगे, लेकिन ऑक्शन ने कहा कि नो, ऑक्शन को हम लोग कैंसिल करने हैं। तो इस केस में ये डिसाइड हुआ, क्योंकि आकांक्षा ने प्रोटेस्ट किया कि भाई आप लास्ट मोमेंट पे ऑक्शन को कैंसिल नहीं कर सकते, अब ये हाईएस्ट बिड मैंने लगा दी है, मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो चुका। तो कोर्ट में ये कहा गया कि नो, जो पहली स्टेज थी एडवर्टाइजमेंट वो थी इनविटेशन टू ऑफर। जब आपने बिड ऑफर किया वो था आपकी तरफ से ऑफर, और अब जो ऑक्शनर है वो चाहे तो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे या वो रिजेक्ट भी कर सकता है। आप ऑक्शनर को यानी कि नीलामी करता को यू कैन नॉट कंपेल हिम टू एक्सेप्ट योर हाईएस्ट बिड। तो दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ हैरिस वर्सेस निकरसन। तो आई बिलीव अब समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट केस इज व्हाट? हार्वे वर्सेस फैसे। हार्वे वर्सेस फैसे, द कोटेशन ऑफ प्राइस वाज हेल्ड नॉट टू बी एन ऑफर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज व्हाट? हार्वे वर्सेस फैसे। क्या कहते हैं साहब ये? पढ़िए। कोटेशन ऑफ प्राइस वाज हेल्ड नॉट टू बी एन ऑफर, क्या कहते हैं? डिफेंडेंट्स वर द ओनर्स ऑफ ए प्लॉट ऑफ लैंड नोन एज बम्पर हॉल पेन। ये एक प्रॉपर्टी का नाम है, बम्पर हॉल पेन। द प्लेंटिव्स वर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द सैड लैंड। तो डिफेंडेंट है ओनर और प्लेंटिव है इसके इंटरेस्टेड परचेजर इन दिस केस। तो प्लेंटिव सेंट ए टेलीग्राम टू द डिफेंडेंट्स, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, टेलीग्राफ लोवेस्ट कैश प्राइस। अब देखिए क्या है इसमें, इसको समझिए। प्लेंटिव है इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? बम्पर हॉल पेन। अब प्लेंटिव ने बिकॉज ऑफ दैट इंटरेस्ट उनसे क्वेरी भेजी कि क्या आप इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे, विल यू सेल दिस प्रॉपर्टी टू अस, एंड इफ यस टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। आप सबसे कम कितना पैसा मांगेंगे, इसमें कितना पैसा चाहते हैं आप? एंड डिफेंडेंट्स इन रिप्लाई टेलीग्राफ लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड। 900 पाउंड इसका लोएस्ट प्राइस है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है, किसने प्राइस पूछा था? दिस वॉज प्लेंटिव वाज ओनली, प्लेंटिव ने क्या पूछा था? ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू गेट एन इंफॉर्मेशन, प्लीज इन्फॉर्म मी द लोएस्ट प्राइस, एंड दैट वॉज इन्फॉर्म टू हिम बाय द डिफेंडेंट्स कि लोएस्ट प्राइस इज सच एंड सच,
एंड आफ्टर दैट क्या कहा इसने, यस वी एग्री टू बाई योर होल दिस प्रॉपर्टी फॉर सच एंड सच रुपीज। तो पहले प्लेंटिफ ने पूछा कि सर जनाब बेचेंगे क्या, कितने पैसे लोगे, कितने का है ये, उसने कहा जनाब इतने रुपए का है, ठीक है हम इतना खरीदने को तैयार हैं बस। और जब उसने क्या किया, नहीं किया, समझे, लिखिए नहीं बेचा उसने तब, तो प्लेंटिफ ने कहा कि सेकंड टेलीग्राम फ्रॉम द डिफेंडेंट्स कोटिंग लोएस्ट प्राइस वाज एन ऑफर, कि जब लोएस्ट प्राइस डिफेंडेंट्स ने बताया था कि साहब 900 पाउंड्स हैं, तो वो ऑफर था, और जब मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो देयर अरोज ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में बाद में यही कहा गया कि कोटेशन ऑफ प्राइस, केवल प्राइस की कोटेशन देना, प्राइस की कोटेशन देना ये ऑफर नहीं है, ये हद से हद इनविटेशन टू ऑफर हो सकता है। दैट वाज द इंटेंशन वाज टू इन्फॉर्म यू, वी डिड नॉट सेड कि विल यू बाई दिस फॉर दिस, क्या आप इसके लिए बाई करोगे क्या, दिस वाज ओनली एन इंफॉर्मेशन। तो देखो हैरिस वर्सेस निकर्सन आया ऑक्शन के बेस पर, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी आया आपका डिस्प्ले ऑफ गुड्स पर आया, और हार्वे वर्सेस वैसे है कोटेशन ऑफ द प्राइस पर। केवल प्राइस बताना अपने आप में ऑफर नहीं है, इट अमाउंट्स टू इनविटेशन टू ऑफर। हाँ है ना, बताइए। तो डिफेंडेंट की जो कंटेंशन थी कि कोटिंग ऑफ प्राइस वाज नॉट एन ऑफर विच कुड बी एक्सेप्टेड, तो दिस कंटेंशन वाज एक्सेप्टेड। प्लीज लेट मी नो आपके पास समझ आई या नहीं। And now come to the next case, Macpherson versus Apanna. Next case is Macpherson versus Apanna. Again very important case, P4 prelims लिख लीजिए, याद रहना चाहिए आपको। पढ़ते हैं इस केस के फैक्ट्स। The plaintiff offered to the defendant to pay ₹6,000 for his property, कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को 6,000 में खरीदना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू परचेज, आई एम रेडी टू परचेज योर प्रॉपर्टी फॉर ₹6,000। तो दिस वॉज एन ऑफर फ्रॉम द साइड ऑफ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ ने क्या करा कि यस आई वॉन्ट टू परचेज, विल यू सेल योर प्रॉपर्टी टू मी फॉर ₹6,000, गॉट इट। तो दिस वॉज द एक्शन फ्रॉम द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को ऑफर किया है, और उसके बाद में क्या हुआ, डिफेंडेंट के एजेंट को फिर बोला कि वेदर हिज ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड। ये दूसरा लेटर गया उसके पास, क्या पढ़िए जरा देखिए, whether his offer has been accepted, also stating that he was willing to pay even higher price if found reasonable। कि जो 6,000 का मैंने आपको, जो 6,000 का मैंने आपको ऑफर किया था, उसका क्या हुआ, whether it has been accepted, और अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो आई एम विलिंग टू पे इवन हायर। अगर रीजनल प्राइस बोलोगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तो पहले डिफेंडेंट प्लेंटिफ ने क्या किया, प्लेंटिफ मेड एन ऑफर ऑफ ₹6,000 कि आई वांट टू परचेज योर प्रॉपर्टी फॉर ₹6,000। एक बात हो गई, उसका कोई जवाब नहीं आया, दोबारा लेटर भेजा, क्या कि व्हाट हैपेंड टू माय ऑफर, डिड यू एक्सेप्ट इट और नॉट, क्या आपने एक्सेप्ट कर लिया, एंड इफ आई एम विलिंग टू पे इवन हायर इफ यू सो डिजायर, इफ द ऑफर इज रीजनेबल। नाउ अब वहां के एजेंट का नंबर आया, एजेंट ने क्या रिप्लाई किया उसको पढ़ो, देखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए डिफेंडेंट्स एजेंट ने क्या कहा, डिफेंडेंट वुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 10,000। अब ये जो लाइन है, इस दिस लाइन इज वेरी टेक्निकल। एजेंट ने कहा कि जनाब 10,000 से कम में मानेंगे नहीं वो। आपका ठीक है, आई एम विलिंग टू पे ₹10,000, प्रॉपर्टी मेरी हुई। अब यहीं पर जो है पेज फंस गया कि क्या इसको ये जो प्लेंटिफ ने कहा कि ही वॉज विलिंग टू पे ₹10,000, क्या इस लाइन के बाद में ये एक्सेप्टेंस हो गई है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, नहीं हो गया है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, समझिए इस बात को, देखिए फैक्ट्स को समझ लीजिए। एक है, ये है प्लेंटिफ, इसने कहा कि आई एम विलिंग टू पे ₹6,000 फॉर योर प्रॉपर्टी। फिर प्लेंटिफ ने कहा, दोबारा लेटर भेजा कि व्हाट हैपन टू माय ऑफर, हुआ क्या, एंड आई एम विलिंग टू पे इवन मोर फॉर दैट। एंड इसके रिप्लाई में एजेंट्स का लेटर आया, इंफॉर्मेशन आई
he will not agree less than 10,000 rupees. जो लैंग्वेज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिफेंडेंट वुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 10,000. जो एजेंट ने कहा कि ये 10,000 से कम में एग्री नहीं होगा. देन प्लेंटिफ सेड यस. प्लेंटिफ अगेन एग्री. तो एग्री किसे कर रहे हैं, इस बात को एग्री कर रहा है प्लेंटिफ कि 10,000 की. तो क्वेश्चन ये था, ये जो लाइन थी, द डिफेंडेंट वुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 10,000 वेदर इट वाज एन ऑफर, जो कि प्लेंटिफ एक्सेप्ट कर रहा था या नहीं. तो क्वेश्चन यहां पर ये है, प्लेंटिफ ने कहा कि द ऑफर ऑफ ₹10,000 हैड बीन एक्सेप्टेड बाय हिम एंड सूड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, तो इन दिस केस इट वाज हेल्ड, प्लेंटिफ ने सू कर दिया कि मैं तो 10,000 के लिए रेडी हो गया. आई बिकेम रेडी इवन फॉर 10,000 रुपीज. There arose a contract. What was held in this case? It was held in this case that letter from the defendant's agent was not a counter offer. It was merely a quotation amounting to invitation to offer. कि उसने जो कहा था, क्या कहा था कि defendant will not take less than that. That was only a quotation थी. वो केवल इन्फॉर्म कर रहा था कि 10,000 से कम में नहीं बेचेगा. उसकी तरफ से ये ऑफर नहीं था. समझ रहे हैं बात. दिस इज वॉट इट वॉज ओनली इन्विटेशन टू ऑफर. इट वॉज ए मियर कोटेशन अमाउंटिंग टू इन्विटेशन टू ऑफर. इट वॉज नॉट ए काउंटर ऑफर कि आपने 6,000 का ऑफर किया. ये नहीं था कि यू ऑफर्ड 6,000, वी मेड ए काउंटर ऑफर ऑफ 10,000. दिस वॉज नॉट सो इन दिस केस. इट वॉज मेरली एन इन्विटेशन टू ऑफर. तो यहां पर ये रूल बना आया, यहां पर जो है ये कि इस तरीके से केवल एक आइडिया देना प्राइस का. दैट वाज ओनली एन इंफॉर्मेशन टू यू. द स्टेटमेंट वाज जस्ट टू इन्फॉर्म यू. इट वाज नॉट एन ऑफर अगेन. ठीक है, कर लेंगे आप लोग अब. और ये आपकी तरफ से ऑफर था. व्हेन यू सेड प्लेंटिफ्स विलिंगनेस टू 10,000 रुपीज, जब आपने कहा कि मैं 10,000 में भी खरीदने को तैयार हूं, एक्चुअली दैट वाज एन ऑफर एंड द सेम हैड नॉट येट बीन एक्सेप्टेड. और उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया. देयरफॉर देयर वाज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज. यू गॉट इट. लेटर्स फ्रॉम डिफेंडेंट एजेंट, डिफेंडेंट का जो एजेंट है उसका जो लेटर था, दैट वाज नॉट ए काउंटर ऑफर बट ओनली व्हाट इन्विटेशन टू ऑफर. जो प्लेंटिफ का है वर्जन है कि 10,000 में वो खरीदने को तैयार है, दैट वाज एन ऑफर. तो ये है इसके टेक्निकलिटीज ऑफ दिस केस लॉज कि विच स्टेटमेंट अमाउंटेड टू ऑफर. और यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मजा है, इंटरेस्ट भी इसीलिए आता है कि आपको ये समझना कि ओ ये क्या हुआ, ये इन्विटेशन टू ऑफर हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ ऑफर, और ये हुई एक्सेप्टेंस, अब हुआ कॉन्ट्रैक्ट. इस तरीके से होता है. तो पहले प्लेंटिफ ने क्या ऑफर दिया, 6,000 का ऑफर दिया. फिर वहां से क्या आया, एक इंफॉर्मेशन आई 10,000 की. उस इंफॉर्मेशन के बेस पर फिर प्लेंटिफ ने दूसरा ऑफर दिया ₹10,000 का. ना पहले 6,000 का ऑफर एक्सेप्ट किया गया और ना ही 10,000 का ऑफर को एक्सेप्ट किया गया. तो इस केस में देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल. तो अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, मैकफरसन वर्सेस अपर्णा. कर लेंगे आप लोग. तो मैंने आपको कई केस लॉ करा दिए आपको. ये हो गया आपका फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ब्रिटेन हो गया, देन हुआ आपका हैरिस, फिर हुआ हार्वे, और फिर हो गया आपका मैकफरसन अपर्णा हो गया. ठीक है, कर लेंगे आप लोग अभी. तो दिस टॉपिक एंड्स फ्रॉम माय साइड. इन्विटेशन टू ऑफर, तो 2 शॉर्ट नोट और अलोंग विथ प्रीलिम्स क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और मैंने दूसरा कराया आपको इन्विटेशन टू ऑफर का. मैं आपको बता दूं, ये जुडिशरी का एग्जाम सबसे आसान एग्जाम है हिंदुस्तान का. वीडियो में भी कई बार समझाया होगा आपको, अभी बता रहा हूँ आपको. यूपीएससी से कंपेयर कर लीजिए, ना जीएस है, ना सीसेट है, ना और दुनिया भर झंझट नहीं है. रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है और पहले 3 साल या 5 साल पढ़ करके आ रहे हो. सिर्फ फेल होते हैं हम अपनी गलती से, क्योंकि कभी एडवोकेसी में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लगातार हम पढ़ नहीं रहे हैं. इसका केवल और केवल मान लीजिए 18 से 24 महीने के अंदर आपको जज बन जाना चाहिए. और ये सब खत्म कीजिए महाराज, अगला वीडियो पढ़ने बैठो. चलो चलो चलो, शाबाश.